दोस्तों अगर आप एक कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आप एक सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। क्योंकि दोस्तों कैमरा खरीदना बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फोटोग्राफर के लिए, और कैमरे के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर हम क्या करते हैं, जब कैमरा लेते हैं तो बाकी की उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें उनको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती जो है हम लोग करते हैं जब भी हम अपना नया कैमरा खरीदते हैं। तो आज मैं बात करूंगा उन ऐसे 5 पॉइंट्स की। अगर आप थोड़ा उनमें गहराई से सोचेंगे उन 5 पॉइंट्स के बारे में, तो डेफिनेटली आप एक सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको कैमरा कौन सा खरीदना है, बल्कि मैं आपको हेल्प करूंगा कि जब हम कैमरा खरीदें या कैमरा खरीदने का मन बनाए तो हमें किस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। हो सकता है कि मेरा सोचना थोड़ा अलग तरीके से हो, बट मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो है हमारी करंट नीड्स क्या है, यानी कि इस वक्त हमारा कैमरा खरीदने का पर्पस क्या है और हमारी जो है नीड क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए हम कैमरा खरीद रहे हैं। अब होता ये है दोस्तों कि जब हम कैमरा के एड्स देखते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या हमारे ईमेल के अंदर, या हम न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो एड्स इतने टेम्पटिंग होते हैं कि हमको लगता है कि अगर हमने कैमरा नहीं खरीदा तो भाई हम पीछे रह जाएंगे या हमारा काम इस कैमरा के बगैर नहीं हो सकता, और जाने अनजाने में हम वो कैमरा खरीद लेते हैं जिसकी हमें शायद ज़रूरत नहीं थी, या उसमें से आधे से ज़्यादा फीचर जो है हम यूज़ ही नहीं करते, बट हमने उतना सारा पैसा वहाँ पर दे दिया, और बाद में ये 5-6 महीने बाद रियलाइज़ होता है तो लगता है कि यार इतना पैसा वेस्ट गया। हो सकता है मैं इस इतने पैसे के अंदर या उससे कम पैसे में कोई कैमरा लेता तो मैं और भी चीज़ें खरीद पाता। तो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए जब हम आजकल के एड्स देखते हैं तो वहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा रहता है भैया ये 4K रिकॉर्ड कर सकता है। फिर वहाँ लिखा होता है कि भैया इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। फिर वहाँ ये लिखा होता है कि भैया इसके अंदर जो है ISO रेंज इतनी है, इतने फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर शूट कर सकता है, इसके अंदर ये प्रोसेसर लगा हुआ है, इसका सेंसर ये वाला है, फलाना ढिमका। तो ये कैमरा कंपनीज़ के लिए तो अच्छी बात है कि भाई वो नई चीज़ें रिसर्च करके ला रही हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको दे रही हैं। बट एज अ बायर हमें सोचना है क्या वाकई हमारी नीड है इस कैमरा को ख़रीदने की, या हम सिर्फ ऐड देख के या दुनिया खरीद रही है इसलिए हम खरीद लें। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो कैमराज आते हैं उसमें लिखा होता है भाई 4K रिकॉर्डिंग। अब ठीक है, आपने मान लीजिए वो कैमरा खरीद लिया, ज़्यादातर लोगों के पास में 4K रिकॉर्डिंग को हैंडल करने का सेटअप ही नहीं होता दोस्तों। यानी कि अगर आप 4K की फुटेज को अपने ट्रांसफ़र करेंगे लैपटॉप में, तो आपका लैपटॉप चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं, फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहे हैं, या दाविंची का रिजॉल्व यूज़ कर रहे हैं, वो फुटेज चलती ही नहीं है, क्योंकि वो 4K की फुटेज इतनी हैवी होती है। तो वहाँ पर ज़्यादातर कंप्यूटर जो है वो गिव अप कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो खर्चा है फिर एक कंप्यूटर का भी या लैपटॉप का अलग से बढ़ जाता है कि भाई ये भी तो खरीदना पड़ेगा। तो वो खरीदना का मतलब है 1-1.5 लाख का खर्चा और बढ़ गया। तो आपने सोचा तो था कैमरा खरीदने की, लेकिन जब आप वो खरीद के लाए तो आपको पता चला कि भाई अब जो है मुझे एक लैपटॉप भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइल्स उसमें चलती नहीं है। इसी तरह से अगर आपने एक कैमरा लिया है, उसमें लिखा होता है भाई इतने मेगापिक्सल का है, तो क्या वाकई आपको इतने मेगापिक्सल की ज़रूरत है? मान लीजिए आपने एक 30 मेगापिक्सल का कैमरा लिया, जब आप उसको प्रोसेस करने जाते हो रॉ इमेजेस को, तो वहाँ पर अगेन आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपके पास में जो करंट आपके पास में जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है वो उसे सपोर्ट ही नहीं करता, वो खोल ही नहीं पाता उन इमेजेस को। तो ऐसे कैमरे का क्या फ़ायदा कि आपकी फ़ोटोज़ तो आपको कैमरे में मिल रही है, लेकिन आपका शूट करने के बाद आपका 80 to 90% जो काम है वो आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे होता है, तो वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर डबल खर्चा हो गया, कैमरे का तो हुआ ही, साथ में आपका सेटअप आपको लेना है अगर आपको वो सो कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो अभी आप ऐसे सोचिए कि इस वक्त आपकी नीड क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी आप कर रहे हैं, आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़रूरत है ही नहीं आपको 30 मेगापिक्सल की, आपका 18 मेगापिक्सल पे काम चल रहा है, तो भाई आपके पास में अगर पुराना भी कोई लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप है, वो फाइलें आराम से हैंडल कर लेगा। अब 4K कितने लोग देखते हैं? प्रैक्टिकली नहीं दोस्तों, HD पे ही ज़्यादा जो है सारा फुटेज जो है स्ट्रीम होती है। चाहे वो आप देखेंगे, चाहे YouTube हो, चाहे आप घर में TV पे चला के देख लो, तो कितने लोगों के पास में 4K का सिस्टम है? ज़्यादातर है नहीं, वो बहुत हाई एंड प्रोफेशनल लेवल पर है। तो अगर अभी आप उस लेवल पे हो ही नहीं, तो ऐसे कैमरा में पैसे डालने से क्या फ़ायदा दोस्तों? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, आपको असेस करना पड़ेगा कि भाई मेरी करंट नीड्स क्या है। आप उस हिसाब से जो है थोड़ा आप डिसीजन लीजिए। अब कई बार ये होता है कि दोस्तों आपके कैमरा के एड्स में इतनी खूबसूरती से लिखा होता है कि भाई ये आपको सुपर 4K और 60p और 4K 120p पे शूट करेगा, और जब आप एक्चुअल में इससे शूट करने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई इस 4K 120p पे तो जो है इसमें क्रॉप हो क्या रहा है, यानी कि पूरा 4K मिल ही नहीं रहा।
और बहुत सारे कैमरा में इवन 4K 24 FPS पे भी जो है आपको पूरा वाइड एंगल नहीं मिल रहा है, वो क्रॉप होके फुटेज मिल रही है। यानी कि ऐड में तो 4K लिखा है बट वो एक्चुअल में आपको मिल ही नहीं रहा। बट यहाँ पर जो प्राइस का डिफरेंस है वो आपका 50,000 से कुछ 1-1 लाख रुपए तक का आ जाता है दोस्तों। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आप कोई नया कैमरा खरीदने जा रहे हैं, कैमरा खरीदने से पहले आप ऑनलाइन पे उसके जो रिव्यूज़ हैं, उनके जो सैम्पल फ़ोटोज़ हैं, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। दोस्तों आज का ज़माना है इंटरनेट का, तो जैसे कि यूट्यूब है, आपको यूट्यूब पे भी आपको हर कैमरा के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं कि आप जो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं आप सिर्फ उनका ही रिव्यू देख रहे हैं। जितने भी रिव्यू, मान लीजिए कोई कैमरा, एक मान लीजिए सोनी A7 III कैमरा है, तो आप उसके जितने भी रिव्यू अवेलेबल हैं वो सारे रिव्यू देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं उसके बारे में उन्होंने क्या क्या प्लस पॉइंट्स बताए हैं, क्या क्या माइनस पॉइंट्स बताए हैं। इससे आपको उस कैमरा के जो टोटल उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि भाई इसके ख़रीदने में क्या क्या तो फ़ायदे हो रहे हैं और कौन से ऐसे कॉन्स हैं, यानी कि कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिससे कि जो आपके काम के साथ रिलेट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई एक डिसएडवांटेज है जो आपके काम के साथ डायरेक्टली रिलेट करता हो, तो वो कैमरा आपके किस काम का। दूसरी चीज़, आप ऐसे रिव्यूज़ ज़्यादा देखिए जहाँ पर रिव्यू देने वाले ने जो है उसके सैम्पल फ़ोटोज़ दिखाए हो सामने लाइव। ऐसा नहीं कि बता दिया कि भाई मैंने ये इस पर शूट किया था और ये है, ठीक है वो भी कई बार बताते चलता है, बट ज़्यादातर आप ऐसे रिव्यू देखिए कि जहाँ पर लाइव शूट करके दिखा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि भाई ये इसका आउटपुट है। या अगर कोई वीडियो की फुटेज दिखा रहा है तो वो सैम्पल फुटेज लाइव हो, यानी कि शूट करते वक्त, और फिर उसके रिजल्ट्स कैसे निकल के आए हैं। और उसमें ये भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कि उस फुटेज को या उस तरह के फ़ोटोज़ को लेते वक्त क्या उन्होंने किसी तरह की एक्सटर्नल लाइट्स को यूज़ किया या नहीं। तो कई बार क्या होता है कि भाई कैमरा आपका अच्छा है लेकिन आपने उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें यूज़ की हैं, बहुत हाई एंड गियर्स यूज़ कर लिए फ़ोटो शूट करते वक्त, जो हाई एंड लाइट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा की फुटेज को जो है बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। बट एक्चुअल में अगर वो लाइट्स को आप हटा दो, वो एक्सटर्नल गियर्स को हटा दो, तो शायद आपको उस तरह के सिमिलर पिक्चर्स लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो। तो हर आदमी कैमरा तो चलो आपने पैसा लेके ख़रीद लिया, लेकिन बाकी के जो गियर्स हैं उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं और तब जाके आपका एक पूरा सेटअप बनता है। तो आप कैमरा लेते वक्त ये सिर्फ ध्यान में मत रखिए कि मुझे कैमरा खरीदना है। भाई कैमरा खरीदने के साथ में आपको लेंसेज भी लेने हैं, आपको कैमरा खरीदने के साथ में लाइटिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको एक ट्राइपॉड्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको उसके लिए जो है कार्ड कौन सा सही है, SD कार्ड या XQD कार्ड, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपकी फोटोग्राफी को, वो सब चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो वो भी हिसाब किताब आपको लगाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कैमरा खरीद के रख लिया और बाकी की कोई चीज़ें आपके पास अगर नहीं है तो उस कैमरे के जो फीचर्स हैं उसका मैक्सिमम आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो लेने के पहले आप इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तो अगर आप कोई नया कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपके इस वक्त एग्जिस्टिंग गियर्स हैं या आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन का सारा वर्क फ्लो है वो आपका नए कैमरे के साथ में मैच करता है या नहीं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने इस तरह कोई भी आपने ऐसा कैमरा लिया जिसके साथ आपके एग्जिस्टिंग गियर ज़्यादातर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको जो है बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। यानी कि या तो आपको जो भी आपके एग्जिस्टिंग गियर्स हैं उनको आप निकालो, फिर नए सारे गियर्स लो। इसी तरह से जो भी पोस्ट प्रोडक्शन का अगर आपका ठीक से मैच नहीं कर रहा है आपके नए कैमरा के साथ में, तो भैया पोस्ट प्रोडक्शन का चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपके हार्ड डिस्क हो या आपकी एक्सटर्नल ड्राइव्स हो, उनको आप निकालो, फिर नया वाला सिस्टम लो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट न्यू कैमरा। तो यहाँ पर बहुत सारे इफ़ एंड बट्स होते हैं दोस्तों जो हम कैमरा ख़रीदने के बाद हमें पता चलते हैं। तो आप, मेरे एडवाइस तो यही है कि अगर आप नया कैमरा ले ही रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो आपके एग्जिस्टिंग गियर्स हैं उनके साथ में नया कैमरा मैच करें। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में निकॉन का सारा सेटअप है और मुझे अब कैमरा चेंज करना है, तो बेटर आई कैन गो फॉर निकॉन का मिररलेस। तो वहाँ पर मैं अडाप्टर लगा के अपने बाकी के निकॉन के सारे लेंसेज जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ कैमरा ख़रीदने में ही खर्चा हुआ, बाकी के जो लेंसेज हैं वो सारे मेरे काम आए। लेकिन मैं आपको बताऊं रिसेंटली मैंने लिया सोनी का A7S III अपने लिए, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी करनी थी यूट्यूब की। तो यहाँ पर मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे जो वीडियो के कोडेक्स चाहिए थे, जो मुझे वीडियो के फीचर्स चाहिए थे, वो मुझे सिर्फ इस सोनी A7S III में मिल रहे थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अब जो है सोनी के ऊपर स्विच ओवर करना चाहिए, स्पेशली फॉर वीडियोज़। तो अगर आप कोई भी इस तरह का नया कैमरा ले रहे हैं तो आप तभी लीजिए जब वाकई वो कैमरा आपके काम में बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आ रहा हो या आपके काम में बहुत मेजर फ़र्क पड़ने वाला हो। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ कैमरा तो लिया लेकिन जब आप ले लोगे उसके बाद आपके साथ 50 खर्चे और जुड़ गए। तो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले मैंने लिया था निकॉन का 80-200 लेंस, जो थोड़ा हैवी था, और मेरा जो ट्राइपॉड था उस टाइम वो बहुत ही एक लोकल टाइप का ट्राइपॉड था, वो अच्छा नहीं था उतना, तो वो उसका वेट ले तो लेता था लेकिन ऐसा लगता था कभी भी गिर पड़ेगा। तो उसके बाद जब मैंने अपना नया ट्राइपॉड लिया तो वो मुझे लगभग पड़ा 34,000 रुपीज़ का, क्योंकि उसका बॉल हेड कुछ 16,000 का था और करीब 18,000 का वो ट्राइपॉड था। बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, बट वो इन्वेस्टमेंट ऐसा हुआ जो मैंने प्लान नहीं किया था, अचानक आया था बिकॉज ऑफ माई वर्क फ्लो। क्योंकि मैंने कैमरा खरीदते वक्त, अपना लेंस को अपग्रेड करते वक्त ये नहीं सोचा था कि भाई इसके साथ ये खर्चा भी आने वाला है। तो आप इस तरह की गलती ना करिए, ज़्यादा बेटर है। और आप कैमरा लें उसके पहले आप सारी चीज़ें देख लीजिए कि क्या आपके लेंसेज आपको कितने उसके साथ लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो मेरा तो यहाँ पर कहना ये है दोस्तों कि अगर आप कोई भी कैमरा अपग्रेड कर रहे हैं तो जो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा बेटर है। अनटिल अनलेस कि वो कोई भी नया ब्रांड पे जा रहे हैं तो वो आपका बहुत मेजर फ़र्क लेके आने वाला आपके काम के अंदर। दोस्तों हालांकि ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए क्योंकि बात हो रही है भैया नए कैमरा की, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। बहुत सारा पैसा है तो भैया हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में पैसे की लिमिटेशंस हैं और हमें एक अच्छा कैमरा चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है सेकेंड हैंड गियर्स की, यानी कि सेकेंड हैंड कैमरा की। तो ये भी ऑप्शन आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखिए आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम 3 साल या 4 साल पुराने मॉडल्स पे नज़र डालें जो कैमरा थे, यानी कि कैनन का 5D Mark IV, या जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी निकॉन का निकॉन D800E, या कुछ और कैमरा आप कैनन 5D Mark III, या आप सोनी का देखेंगे A7R3 या A7R2 कैमरा। तो ये सारे कैमरा भी दोस्तों बहुत ही अच्छे कैमरा हैं, इन पे भी आप अच्छी खासी जो है फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो आजकल लेटेस्ट कैमरा में आ रहे हैं। तो अगर वो चीज़ें आपको आधे पैसे में मिल रही हैं या कम दाम में तो उसमें बुराई क्या है दोस्तों। यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है, आपके फ़ोटोग्राफ्स अच्छे होने चाहिए, वो मेन पर्पज़ है, ना कि कौन सा लेटेस्ट गियर है, कितना महंगा गियर आपके पास में है। सो अगर आप कैनन 5D Mark IV देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कैमरा है। आज 21 के अंदर भी आप उस पर सारा काम कर सकते हैं, मोस्टली सारा काम कर पाएंगे और हर तरह के फ़ोटोशूट आप उस पर कर सकते हैं। तो अगर वो आपको कहीं सेकेंड हैंड मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है। या जैसे मेरे पास है निकॉन D800D, मैं आज भी यूज़ करता हूँ। 36 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेरे सारे कैटलॉग शूट, एडवर्टाइजिंग का काम, मॉडलिंग पोर्टफोलियो, ज्वेलरी शूट, ई-कॉमर्स में सारा काम आज भी उस पर कर रहा हूँ, जबकि वो 2013 का मॉडल आई थिंक। तो इतना पुराना मॉडल है, आज भी अच्छे से काम कर रहा है। और क्लाइंट जब काम देखता है तो वो फ़ोटोज़ देखता है, ना कि ये कि मैंने किस कैमरा पे शूट किया है या मैंने कितना महंगा कैमरा मेरे पास में है। तो यहाँ पर कैमरा ख़रीदने से पहले हमें एक बार एक सेकेंड हैंड मार्केट को भी देखना चाहिए, और वहाँ अगर हमें एक अच्छा कैमरा मिल रहा है तो आप ना केवल बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, बल्कि आप जो पैसा आपका बच गया वो आप एक अच्छे नए लेंसेज के अंदर या अपने और भी फोटोग्राफी गियर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए दोस्तों आखिर में बात करेंगे हम रेंटल ऑप्शंस की भी। अब रेंटल ऑप्शंस भी दोस्तों बुरे नहीं होते हैं। देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा भी यहाँ मुंबई में अपना स्टूडियो है और बहुत सारे हमारे यहाँ कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो कि बिगनर हैं या एमेच्योर फोटोग्राफर्स हैं, वो आते हैं हमारा स्टूडियो रेंट आउट करते हैं, कई बार कैमरा लेंसेज भी रेंट आउट करते हैं और लाइटिंग गियर्स भी रेंट आउट करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन जब उनके पास में कोई बड़ा असाइनमेंट आता है जहाँ पे उन्हें एक अच्छी खासी रकम मिल रही होती है तो वो क्या करते हैं कि भाई चीज़ें रेंट कर लेते हैं और वहाँ पर असाइनमेंट भी हो जाता है उनका और उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, और वो जो रेंट भी भर रहे हैं वो भी क्लाइंट से ही चार्ज कर रहे हैं, तो उनकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाता। तो ये ऑप्शन भी आप हमेशा ध्यान रखें। ये नहीं कि आपको नया कैमरा लेना है तो आप लाखों रुपए जो है बिना सोचे समझे डाल दें। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि आपका करंट सिनारियो क्या है, आप कितने हाई लेवल के या एक्सट्रीमली प्रोफेशनल शूट्स करते हैं। अगर वो नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, महीने के अंदर अगर आपके 2 या 3 ऐसे शूट्स होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि भैया आप नया कैमरा ले लो, क्योंकि बार बार रेंट आउट करने से अच्छा है कि अपना खुद का होना चाहिए। लेकिन अगर आप महीने में एक ही शूट करते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव वाले शूट्स होते हैं या हाई एंड शूट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको इतने लाखों रुपए डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी उसे रेंट आउट कर सकते हैं और जो भी करंट गियर आपके पास में है या जो भी सेटअप आपके पास अभी अच्छा खासा चल रहा है आप उसके साथ में खुश रहें और उसे अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर रेंटल ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल भी बुरा नहीं है और आपके बहुत सारे पैसे, लाखों नहीं तो हज़ारों रुपए दोस्तों बच जाते हैं अगर आप रेंट आउट करते हैं। मुंबई में बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं और जब मैंने खुद भी अपना करियर शुरू किया था दोस्तों, तो मैंने शुरू के 5 या 6 साल बाकायदा स्टूडियोज़ को रेंट आउट किया था और कैमरा भी मैंने करीब 4-5 बार रेंट आउट किया था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास में जो है बहुत अच्छे वाले कैमरा नहीं थे। लेकिन जब मेरे पास कोई महंगा शूट या ऐसा शूट आता जहाँ क्लाइंट को क्वालिटी देनी है और हम क्लाइंट से एक अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त जो मेरे पास में कैमरा नहीं था तो मैं भाई हाई एंड कैमरा हायर कर लेता था, जो भी उसका रेंट होता था भर देता था। तो ये ऑप्शन हमेशा से खुला है दोस्तों, और अब तो हर छोटे छोटे शहरों में भी जो है कैमरा, लेंसेज, लाइटिंग गियर सब आपको रेंट पे
मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास में पैसा कितना है और उसे हमें किस तरह से खर्च करना है। बहुत सारा पैसा है तो उनके लिए तो वीडियो है नहीं भैया, आप जाइए खरीद लीजिए। लेकिन अगर हमारे पास में बजट जो है लिमिटेड है और हमारे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो यहाँ पर जो मैंने आज आपको पाँचों पॉइंट्स बताए हैं उसे आप थोड़ा ध्यान से दोबारा देख लीजिए वीडियो। और नए कैमरे में पैसा डालने से पहले इन पाँचों पॉइंटों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको ना केवल आपके पैसे की बचत होगी बल्कि आप एक सही डिसीजन लेने में भी कामयाब होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।